नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ल्यूसेंट जीके में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये हमारी 10वीं क्लास है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को पर चर्चा कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे एक टॉपिक को कवर करते हुए आज हम उत्तर गुप्त काल तक पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों 3 क्लासेस हमारी और रह जाती हैं प्राचीन भारत पर, जिसमें हम जो है मध्यकाल, दक्षिण भारत के शासन, पूर्व मध्यकाल और विविध पर चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त वंश के टॉपिक में लास्ट के 8-10 प्रश्न थे जो मेरे टाइपिंग में डिलीट हो गए थे टेक्निकल एरर की वजह से, जो मैंने कहा था कि मैं अगले टॉपिक में लेकर के आऊंगा, पर वो अभी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं, वो टाइप नहीं हो पाए दोस्तों। लेकिन जो मैं कल विविध की जब क्लासेस, नेक्स्ट वीडियो में जब हम विविध पर चर्चा करेंगे तो उसमें मैं उन प्रश्नों को डाल दूंगा, तो कहीं कोई घबराने की बात है नहीं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? देखिए, थानेसर पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, हम कुरुक्षेत्र का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, महाभारत जहां पर हुई थी वही कुरुक्षेत्र है। और ये कहां पर है? तो ये है हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा में एक जगह, कुरुक्षेत्र जिले में एक जगह है थानेश्वर, वहीं पर वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी या सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? वो था हर्षवर्धन। गुप्त वंश के बाद जिस राजा को हम पढ़ते हैं वो ये हर्षवर्धन ही हैं। इस हर्षवर्धन ने जब प्रारंभिक समय में जो शासन किया है वो इसी थानेश्वर से किया है, पर बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण इसने कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिलाया और कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित करी। वे क्या परिस्थितियां थी उन सभी पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो पुष्यभूति वर्धन के द्वारा की गई है। इसी कारण इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। अगर महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो पहला शासक हो गया पुष्यभूति वर्धन। इसके अलावा आदित्य वर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, और इसके बाद आया था प्रभाकर वर्धन। इन सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। प्रभाकर वर्धन के बाद पुत्र शासक बना था राज्यवर्धन द्वितीय। इस प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा, और राज्यवर्धन द्वितीय के बाद शासक बना है हर्षवर्धन, और हमें इस हर्षवर्धन को ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम राज्यवर्धन द्वितीय के बारे में, और एक प्रश्न हमारा प्रभाकर वर्धन से आता है, और एक प्रश्न आता है सिर्फ पुष्यभूति वर्धन से कि इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था पुष्यभूति वर्धन। बाकी सारे प्रश्न आपके हर्षवर्धन से ही रिलेटेड हैं। तो हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, सुमेलित करना है दोस्तों आपको। एक तरफ वंश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी हुई हैं। यदि बात करें वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश की देखो राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी। हालांकि हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था, पर हर्षवर्धन की कन्नौज राजधानी परिवर्तन से पहले ये राजधानी किसकी थी? तो ये मौखरियों की राजधानी थी। मौखरी नरेश गृहवर्मा हर्षवर्धन का जीजा था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मा से, पर गृहवर्मा की हत्या हो जाती है और कन्नौज में अराजकता फैल जाती है, कोई शासक नहीं होता। इस वजह से कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लेता है हर्षवर्धन, और अपनी राजधानी थानेसर से कहां ट्रांसफर कर देता है? कन्नौज में। लेकिन कन्नौज में वास्तव में शासन किसका था? तो मौखरियों का था। और वाकाटक की जो राजधानी थी वो पुरिका थी, और मैत्रकों की राजधानी वल्लभी थी। देखिए, वर्धन वंश की बात करें तो हर्षवर्धन हो गया, मौखरी वंश की बात करें तो हर्षवर्धन का जीजा हो गया गृहवर्मा, जबकि वल्लभी के मैत्रकों की बात करें तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह
वल्लभी नरेश से कराया था। और वल्लभी कौन से वंश के, वल्लभी ये नरेश जो था वो किस वंश से संबंधित था, तो वह मैत्रक वंश से संबंधित था। तो ये चारों वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, वाकाटक की बात करें दोस्तों, तो कल जो गुप्त वंश की जो वीडियो आई थी उसमें मैं बात कर रहा था प्रवरसेन द्वितीय की, प्रवरसेन द्वितीय की, लेकिन वहां पर टाइपिंग में प्रवरसेन प्रथम द्वितीय इस तरीके से लिख गया था। प्रथम और द्वितीय तो कुछ नहीं होता दोस्तों, तो सीधी सी बात है, टेक्निकल एरर थी। और पढ़ते टाइम क्योंकि हम फ्लो में पढ़ रहे होते हैं तो वैसे प्रवरसेन प्रथम द्वितीय ही पड़ गया था, तो आप इसे काट लीजिएगा, ये प्रवरसेन द्वितीय था, ध्यान रखेंगे। हालांकि मैंने कमेंट में इस बात को क्लियर किया था। तो वर्धन वंश की राजधानी थानेसर हो गई, मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज हो गई, वाकाटक वंश की राजधानी पुरिका हो गई और मैत्रक वंश की राजधानी क्या हो गई, वल्लभी हो गई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। फिर सुमेलित करना है, एक तरफ राजवंश दिए और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए। आप देखिए वर्धन वंश का जो संस्थापक था हम पढ़ चुके हैं, पुष्यभूति था। कौन था, पुष्यभूति था, यानी ये तो हो नहीं सकते प्रश्न के उत्तर। बात करें मौखरी, मौखरियों का नरेश ग्रहवर्मा किसका जीजा है, हर्षवर्धन का जीजा है। और इस मौखरी वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो वह की गई है दोस्तों ईशान वर्मा के द्वारा। मौखरी वंश का संस्थापक कौन है, ईशान वर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मौखरी वंश का संस्थापक कौन है, तो ईशान वर्मा। वहीं वाकाटकों की बात करें, वाकाटकों का संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएगा विंध्य शक्ति। तो चलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1। भट्ट मैत्रक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, भट्टारक। ये कुछ वंश हैं जो वर्धन काल में समकालीन वंश हैं ये, और इन वंशों के संस्थापक, इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं दोस्तों, आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हम इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। एक्चुअल में हम जब भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लेते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ लेते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा महाजनपद काल पढ़ लेते हैं, मौर्य वंश पढ़ते हैं और गुप्त वंश पढ़ते हैं। उत्तर मौर्य काल, उत्तर गुप्त काल, पूर्व मध्यकाल और दक्षिण भारत के राजवंश हम अक्सर छोड़ देते हैं, और यही हमारी सफलता असफलता का कारण बनता है। तो इन्हें आप छोड़िए मत दोस्तों, इन्हें अच्छे से कीजिए। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, और मैत्रक वंश का संस्थापक कौन है, तो भट्टारक है। यानी 4 2 3 1 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मण ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया। कदंब राज्य का संस्थापक कौन हो गया, मयूर शर्मण। यानी आप यहां पर ही नोट कर लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को आप नोट कर रहे हैं तो एक और है कदंब, और कदंब मयूर शर्मण का संस्थापक कौन है, मयूर शर्मण। और जहां आपने राजधानियां नोट करी थी वहीं नोट कर लीजिएगा कदंबों की राजधानी क्या थी, तो ये वनवासी के कदम, हम कहते हैं ना वनवासी, वनवासी के कदम। तो इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी वनवासी। तो मयूर शर्मण की राजधानी क्या हो गई, वैजयंती या वनवासी। तो मैत्रक, वाकाटक, मौखरी, वर्धन और कदम, ये 5 शासक हैं, 5 वंश हैं उत्तर गुप्त काल में, आपको इन्हें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो देखिए हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित राजा है। अंतिम प्राचीन भारत का अंतिम महान राजा, उत्तर भारत में बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण भारत के इतिहास में नहीं, उत्तर भारत के इतिहास में बात करें तो अंतिम महान राजा कौन है, वो हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन बौद्ध था, तो अंतिम महान राजा जो बौद्ध था वो कौन हो गया, हर्षवर्धन हो गया। तो क्या हर्षवर्धन लेखक था, तो जी हां, हर्षवर्धन लेखक भी था दोस्तों। उसने रत्नावली के साथ साथ प्रियदर्शिका और प्रियदर्शिका के साथ साथ नागानंद, इन 3 नाटकों की रचना करी है। ये तीनों क्या हैं, तो ये 3 नाटक हैं। कौन कौन से, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली की रचना किसने करी, प्रियदर्शिका की रचना किसने करी, नागानंद की रचना किसने करी। इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, और इन सभी की रचना किसके द्वारा की गई है, हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये अंतिम बौद्ध राजा भी था,
विद्वान भी है और लेखक भी है। तो सारी कंडीशन यहां पर मैच करती हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है। और हर्षचरित लिखी किसने है? तो ये लिखी है बाण भट्ट ने। थानेसर का ही एक कवि है बाण भट्ट, जो इसका राज कवि था, राज दरबारी था। इसके द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की गई है दोस्तों। कौन कौन से? हर्षचरित, कादंबरी, क्या हो रहा है ये? हर्षचरित, कादंबरी, और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा चंडी शतक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे ना इस तरीके से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बाण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया? हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक। इसमें ऑप्शन में कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन में हो सकता है रत्नावली दिया जा सकता है, प्रियदर्शिका दिया जा सकता है, या फिर नागानंद दिया जा सकता है। तो ये सभी हर्षवर्धन के काल के हैं। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन कालीन ग्रंथ है, तो ये 6 के 6 हो जाएंगे। लेकिन बाण भट्ट ने कौन से लिखे हैं? तो बाण भट्ट ने लिखे हैं हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। जबकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसने लिखी हैं? तो ये लिखे हैं दोस्तों हर्षवर्धन ने। तो ध्यान रखिएगा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो 3 चीनी तीर्थयात्री हम पढ़ते हैं। एक का नाम है फायान, एक का नाम है इत्सिंग, एक का नाम है हेनसांग। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ये यूनान से आया था। फायान किसके समय में आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है। हेनसांग हर्षवर्धन के, और इसके भी बाद आया है इत्सिंग। तो हेनसांग आया है किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। अगर फायान की पुस्तक का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फोक्यो की। हमने नोट कराया था, फोक्यो की फायान की पुस्तक हो जाएगी, जबकि सीक्यू की किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो ये हो जाती है दोस्तों किसकी? हर्षवर्धन की पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए, ये तो जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा चालुक्य वंश हम देखेंगे, और उसमें हम पुलकेशिन द्वितीय को भी देखेंगे। पर अभी यहां पर प्रश्न दिया हुआ है ल्यूसेंट में, तो मैंने यहां डाल दिया। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि हर्षवर्धन को किस राजा ने पराजित करा? तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में हर्षवर्धन जीतता चला जा रहा है, लगातार साम्राज्य का विकास करता चला जा रहा है, और उत्तर भारत को जीतने के बाद हर्षवर्धन आगे बढ़ रहा है दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत में एक राजा बैठा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय, और वह पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित करेगा। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया है, हर्षवर्धन को पराजित किया है। किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। हर्षवर्धन इस युद्ध में पराजित हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए मारा गया है। तो यह प्रश्न तो होना चाहिए था दक्षिण भारत के इतिहास में, पर चलिए यहां दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया है, और स्वयं चालुक्य पल्लव संघर्ष प्रारंभ हुआ है, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। ऐसे प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। चलिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है।
बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हम पढ़ चुके हैं बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि हैं? हर्षवर्धन के। हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, ये 3 ग्रंथ लिखे हैं हर्षवर्धन ने, इसने बाणभट्ट ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? देखिए, पराजित कौन हुआ है? पराजित हुआ है हर्षवर्धन। जीता कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। तो सीधी सी बात है, हारा हुआ राजा तो नहीं इस बात की जानकारी देगा, जीता हुआ राजा देगा। और जीते हुए राजा का एक कवि है रवि कीर्ति, और इस रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया है। और इस एहोल अभिलेख से पता लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजयी रथ को रोक दिया है। यानी हर्षवर्धन जो लगातार उत्तर भारत को जीतते हुए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा है, और दक्षिण भारत में जाकर के वह पराजित हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतापशील, हूर, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी हैं? तो ये एक प्रश्न है जो प्रभाकर वर्धन से जुड़ा हुआ है कि प्रभाकर वर्धन ने बड़ी भारी भारी उपाधियां धारण करी हैं, जैसे प्रतापशील, हूर, हरिण केसरी, यानी हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह के समान। हूण कौन है? आक्रमणकारी हैं। हूणों को पराजित किया है स्कंदगुप्त ने, यानी हूण पतित हो चुके हैं, समाप्त हो गए, पर छोटी मोटी छुटपुट हूण शक्ति बची हुई है जो वर्धनों को तंग कर रही है, और इनका नाश करता है प्रभाकर वर्धन, और पूरी तरीके से नाश कर देता है, और उपाधि धारण करता है हूण हरिण केसरी की, यानी हूण रूपी हरिण के लिए सिंह के समान। साथ ही महाराजाधिराज की, तो आपको यहाँ पे बस ये उपाधि ध्यान रखनी है, हूण हरिण केसरी की उपाधि किसने दी थी? तो प्रभाकर वर्धन ने, यानी हर्षवर्धन के पिता ने ये उपाधि धारण करी है। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहां स्थानांतरित करी? अब देखिए इस स्टोरी को समझिए। राजा है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन है? राजा है, और इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। इसके बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, इसके छोटे बेटे का नाम है हर्षवर्धन, और एक इसकी पुत्री है जिसका नाम है राज्यश्री। ये राज्यश्री कौन है? ये पुत्री है। और इसका जो विवाह है, इसका क्या विवाह, वो हुआ है कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। किससे? ग्रहवर्मा से, कन्नौज के मौखरी नरेश। समझ में आ गया आपको? प्रभाकर वर्धन, उसके 2 पुत्र हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, उसकी एक बेटी है राज्यश्री जिसका विवाह हुआ है कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और राजा बनता है कौन? राज्यवर्धन। ये बन गया राजा। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर होता क्या है दोस्तों, मालवा का एक राजा है, मालवा का देवगुप्त, और बंगाल में गौड़ का राजा है शशांक, गौड़ नरेश शशांक। इन दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी किसकी? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब जब जीजा मर गया तो राजा है कौन? राज्यवर्धन। वो इन दोनों को मारने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो राज्यवर्धन के द्वारा हत्या कर दी जाती है देवगुप्त की, यानी ग्रहवर्मा मर गया, देवगुप्त मर गया। ये शशांक धोखे से इस राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। यानी देखिए, राज्यवर्धन भी मर गया, देवगुप्त भी मर गया, ग्रहवर्मा भी मर गया। अब बच गया हर्षवर्धन और शशांक। कहते हैं हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया है। देखिए बड़ा हौच पौच सा लग रहा होगा आपको, पर स्टोरी बहुत छोटी सी है, आप नोट कर सकते हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक बेटी है राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से होता है, और इस ग्रहवर्मा की हत्या मालवा का देवगुप्त और गौड़ का राजा शशांक मिलकर के कर देते हैं। बदले लेने के लिए राज्यवर्धन द्वारा मालवा के राजा देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है, परंतु गौड़ का राजा शशांक धोखे से इसी राज्यवर्धन की हत्या कर देता है।
तब राजा बनता है हर्षवर्धन और वह इस गौड़ नरेश शशांक को पराजित करता है। मारने की जानकारी नहीं मिली है पर पराजित करता है। अब देखिए ये सारी कहानी तो घटित हो गई, लेकिन कन्नौज में अब कोई राजा नहीं बचा। कन्नौज में राज्यश्री का कोई पुत्र नहीं है, बड़ी अराजकता की स्थिति है। इस वजह से कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लेता है हर्षवर्धन, और चूंकि वहां अराजकता ज्यादा है और कन्नौज बड़ा राज्य है, इस वजह से अपनी राजधानी को थानेसर से कहां शिफ्ट कर देता है, कन्नौज में शिफ्ट कर देता है हर्षवर्धन। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो यह भी दोस्तों हर्षवर्धन को ही कहा गया है। चलिए, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? देखिए आपको कई उपाधियां मैंने लिखाई हैं, जिसमें से एक उपाधि मैंने लिखाई थी कि हेनसांग ने शक्रादित्य किसे कहा है? तो हेनसांग ने शक्रादित्य कहा था कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को। याद है कि नहीं, गुप्त वंश में पढ़ाया था। इसके अलावा एक उपाधि और आपको मिलती है शक्रोपम, और शक्रोपम किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। इसके अलावा एक उपाधि आपको मिलती है शकारी की, और शकारी जो उपाधि थी वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। और एक अभी आपको मिली है शिलादित्य। तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य कहकर के किसे पुकारा? हेनसांग ने शिलादित्य कहकर के किसे पुकारा है? हर्षवर्धन को। यानी शक्रादित्य भी हेनसांग ने कहा है कुमारगुप्त प्रथम को, और शिलादित्य भी हेनसांग ने कहा है हर्षवर्धन को। इन्हें नोट कीजिएगा, एक जैसे लगते हैं दोस्तों, मैच दी फॉलोइंग्स में दिए जा सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कंपैरेटिव स्टडी किया कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो उत्तर भारत के बाद जो सबसे बड़ा राजा पढ़ने को मिलता है हमें, वो कौन है? वो है हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन है? तो अभी अभी हमने देखा शशांक। शशांक के द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या की जा रही है कि नहीं, देवगुप्त के साथ मिलकर के। तो समकालीन कौन हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के विजयी रथ को रोक दिया था। एहोल प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिलती है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो हर्ष के शासनकाल में देखिए थानेसर भी उसकी राजधानी थी, कन्नौज भी उसकी राजधानी थी, पर ज्यादा बड़ा कौन सा था? कन्नौज था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज का क्या फेमस है वर्तमान में बताइए? इत्र नगरी है कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी कौन सी है दोस्तों? हर्षचरित। और हर्षचरित हो, कादंबरी हो, चंडी शतक हो, ये किसने लिखे हैं? बाण भट्ट ने। वहीं रत्नावली हो, प्रियदर्शिका हो, नागानंद हो, किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? देखिए दो सम्मेलन करे हर्षवर्धन ने, एक कन्नौज में और एक प्रयागराज में। तो धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? तो प्रयागराज में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर स्थित है। प्रारंभ में ही हमने ये चर्चा कर ली थी। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था, जिसकी हत्या देवगुप्त और शशांक के द्वारा मिलकर के कर दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? देखिए सभी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए जो है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। देखिए मालव नरेश देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के ग्रहवर्मा को मारा। राज्यवर्धन ने इस देवगुप्त की हत्या कर दी और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। किसने किसकी हत्या करी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के ग्रहवर्मा को मारा। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या करी है और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की है। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने करी है? तो उत्तर हो जाएगा शशांक। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है, हर्ष संवत कब से कब प्रारंभ होता है? तो 606 ईस्वी से।
क्यों करी है इसकी स्थापना, किस उपलक्ष्य में? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। राज्यारोहण हुआ है हर्षवर्धन का 606 ईस्वी में और इसी वर्ष हर्ष संवत की स्थापना की गई है, हर्ष संवत चलाया गया है। कौन कौन से संवत पढ़े दोस्तों हमने? एक तो हमने पढ़ा था विक्रम संवत। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व में। इसके अलावा एक हमने देखा था शक संवत। शक संवत 78 एडी का है। एक हमने देखा गुप्त संवत। गुप्त संवत 319 320, दोनों ये 319 320 का चक्कर मैं आपको पूरा बता चुका हूं। इसके अलावा एक अब हम देख रहे हैं हर्ष संवत, और हर्ष संवत कब का है? 606 ईस्वी का। तो ये चारों संवत आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आसान सा प्रश्न है दोस्तों। कन्नौज कहाँ स्थित है? तो कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, एक जिला है कन्नौज। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सूती कपड़े के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था दोस्तों वह था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था। तो थानेसर का ही निवासी था बाणभट्ट, जिसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो इसने लिखा है हर्षचरित, चंडी शतक और कादंबरी। जबकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है। बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये ग्रंथ 6 के 6 आप याद रखेंगे। नागानंद का रचनाकार कौन है? अब देखिए आ गया ना, आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाणभट्ट की हर्षवर्धन है, तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने। तो गुर्जरों को भी हर्षवर्धन के द्वारा ही पराजित किया गया था। आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है, इसका क्या मुख्य कारण है? तो हर्ष के प्रति सम्मान। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई सम्मान नजर नहीं आता। कौन याद करता है हर्ष को? नालंदा में अध्ययन किया था, बहुत लोगों ने पढ़ा था। बौद्ध धर्म में आस्था बहुत लोगों की थी। सीयूकी की रचना, ये समझ में आता है। एक पुस्तक को जब भी लोग पढ़ते होंगे तो हेनसांग को याद करते होंगे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो देखिए चालुक्य राजवंश था, ये तो समझ में आता है। पर दक्षिण भारत में 3 चालुक्य राजवंश हुए हैं, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य, सबसे पहले इन्हीं चालुक्यों का शासन आया था। वातापी के चालुक्य था पुलकेशिन द्वितीय, और इसी पुलकेशिन द्वितीय के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो उसकी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। याद कीजिए मैत्रक वंश के समय जब मैंने आपको बताया कि वल्लभी नरेश से इसने विवाह करा है अपनी पुत्री का। हालांकि तब मैंने आपको नाम नहीं बताया था क्योंकि आगे ये प्रश्न था ध्रुवसेन द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो देखो हर्षवर्धन ने चीन के राजा के पास अपना एक राजदूत भेजा है। बदले में चीन के राजा ने 3 राजदूत भेजे, जिसमें से पहला और दूसरा तो हर्षवर्धन के समय में ही आ गया है, जबकि तीसरा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत पहुंचा है। तो हर्षवर्धन ने राजा कौन है चीन का? ताइत्सुंग, इसके पास अपना दूत भेजा है। चलिए अगला है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे। ये नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ताइत्सुंग। किसने भेजे हैं? ताइत्सुंग ने। इसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा, और अंतिम मिशन में शामिल उस राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है वांग हेन से। चलिए आगे देखते हैं।
किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं, क्योंकि ये सभी यात्री थे, फायान, हेनसांग, इत्सिंग। तो अगर आपको नहीं पता तो तुक्का लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो हेनसांग भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था और हेनसांग भी भारत में 14 वर्षों तक रहा। देखिए, फायान की मैंने आपको तिथि नोट कराई थी गुप्त वंश में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप बताएंगे कि फायान कितने वर्षों तक भारत में रहा। हालांकि बताने वाले आप हो नहीं, चलो कोई ना, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब कौन आंसर देगा किसी प्रश्न का। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? यहां पे कहां लिख लीजिए दोस्तों, कहां किया था। तो इन्होंने 2 धार्मिक सम्मेलन आयोजित कराए थे दोस्तों। एक तो अपनी राजधानी कन्नौज में कराया था और दूसरा कहां कराया था? प्रयागराज में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग में। हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्राचार्थ हर्षवर्धन ने कहां महासभा का आयोजन 643 एडी में करवाया? तो 643 एडी में जो महासभा आयोजित करवाई थी दोस्तों, वो कन्नौज में करवाई थी। और इसमें हर्षवर्धन के साथ साथ किसने हिस्सा लिया था? तो हेनसांग ने भी हिस्सा लिया था। उसी के सम्मान में यह महासभा आयोजित की गई थी। और दूसरा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो वो किया गया था प्रयागराज में। चलिए अगला है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। प्रयागराज में ये हर्षवर्धन क्या करता था? हर 5 साल बाद जाकर के अपनी सारी संपत्ति दान कर दिया करता था। तो वहीं से ये इस मेले का प्रारंभ माना जाता है। तो हर्षवर्धन ही जो है कुंभ मेले को प्रारंभ करने वाला कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। देखिए, घूम फिर के वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते इसमें, 8-10 प्रश्न है टोटल। ये बढ़ाए गए हैं ल्यूसेंट में घुमा फिरा करके। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका है? हर्षवर्धन ने। चालुक्य नरेश है, वातापी का चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, उसे पराजित कराया हर्षवर्धन, उसने पराजित किया है हर्षवर्धन को और हर्षवर्धन के विजयी अभियान को रोक दिया है। इन सभी की जानकारी हमें मिलती कहां से है? तो ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना किसने करी है? रवि कीर्ति ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? तो वो हर्षवर्धन है। और इसकी जानकारी कौन देता है? हेनसांग देता है। चलिए सुमेलित करना है दोस्तों आपको हर्षचरित और कादंबरी। तो हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, ये सभी किसकी हैं? वाण भट्ट की हैं दोस्तों। तो ये तो हमें मिल गया। तो ओहो, इससे तो काम चलेगा नहीं, केवल यही कटा है, कोई बात नहीं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये भी तो हमें पता है हर्षवर्धन की हैं। तो देख लीजिए डी के आगे 1 का है, एक और कट गया, 2 बच गए। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ये भी आपको याद रखनी चाहिए कि ये भर्तृहरि ने इसकी रचना करी है। तो अब तो प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा, 4, 2, 3, 1। जबकि सूर्य शतक, आप देखिए नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ऐसा ही कुछ कुछ लगता है सूर्य शतक, पर सूर्य शतक की रचना भर्तृहरि ने नहीं बल्कि मयूर ने करी है। और ये भी हर्षवर्धन के ही समकालीन थे। भर्तृहरि भी हर्षवर्धन के समकालीन है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रहा? बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर? तो हमने देखा था कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? वे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इनकी हमने रचनाएं भी देखी थी, जैसे कि जिसमें रघुवंशम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, मेघदूत हो गई, ठीक है। तो ये आगे मालविकाग्नि मित्र हो गई। तो हमने इनके सभी ग्रंथों पर हमने चर्चा करी थी। तो ये वही कालिदास हैं। हर्षवर्धन के दरबार से इनका कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। ये कथन दे रखा है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही कथन है। उसने कोई नई शासन प्रणाली नहीं चलाई है, बल्कि जो गुप्तों की शासन प्रणाली थी वही उसने अपना ली है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, यानी कुछ संशोधनों के साथ गुप्त शासन प्रणाली को अपना लिया। और चूंकि इसने गुप्त शासन प्रणाली को अपना लिया है, इसी वजह से कोई नई शासन प्रणाली नहीं चलाई है। यानी कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की पूर्ण व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री है, सिंहनाद महासेनापति है, और कुंतल ये सेनापति था, यानी अश्व सेना का हेड था। यानी ये सभी कथन क्या हैं? सही हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, जिसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि भारतीय भले ही गुस्सैल होते हो पर ईमानदार भी होते हैं और स्वच्छता प्रेमी हैं। यानी उस समय भारतीय जो थे वो स्वच्छता प्रेमी थे दोस्तों। आजकल तो स्वच्छता अभियान चलाना पड़ता है भारत को साफ रखने के लिए, पर उस समय के जो भारतीय थे वे स्वच्छता प्रेमी थे। और ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है हेनसांग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रहार का अर्थ है, तो अग्रहार क्या होती है दोस्तों? अग्रहार होती है ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अच्छा, सबसे पहले ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि किसने दी थी? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर हो जाएगा सातवाहनों ने। पर सर्वाधिक किसने दी है? गुप्तों ने। और ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि कहलाती क्या थी? तो अग्रहार। हालांकि इसके लिए अलग अलग शब्द मिलेंगे अलग अलग समय में, आप ध्यान रखिएगा। इसको अग्रहार भी इसी को कहते थे, यानी कर मुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। घटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? तो सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ है। एरी पत्ती क्या होता है? तो एरी पत्ती होता है जलाशय की भूमि, इसे एरी पत्ती कहते थे। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो दोस्तों ये 1/10, 1/16, यानी ऐसे है। ये 1/6 से 1/10 है। ये 1/4 से 1/6 है, इसको ऐसे नोट करेंगे। ये 1/3 से 1/4 है। तो जो भू राजस्व था वो 1/6 से 1/10 के मध्य था। तो दोस्तों ये थे उत्तर गुप्त काल, या कह सकते हैं हम हर्षवर्धन के काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 52 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों, और इससे कोई ना कोई प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो इन्हें अच्छे से पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, और अब इसके बाद आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2-3 दिनों में हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम चलेंगे कहां? हम चलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ। मीनवाइल आपकी पॉलिटी की और ज्योग्राफी की कक्षाएं भी बहुत जल्द आने वाली हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों से पहले कौन से आती है, क्योंकि दोनों की तैयारियां चल रही हैं। मैं देखता हूं 1-2 दिन में ही किसी एक की प्रारंभ करूंगा, और फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रारंभ कर देंगे। आगे भी चलेंगे इसी तरीके से, हम पूरी ल्यूसेंट जीके को कवर करेंगे। आप तो बस अथर्व एजुकेटर के साथ जुड़े रहिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है पसंद जरूर आएगा, तो लाइक तो ठोको यार। कैसे कनेक्ट करोगे मुझसे? तो